स्टूडेंट अब हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड पोर्शन है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, उसको जो है वो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो जो ख़ास तौर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है। इनमें से जो सवाल बनता है वो मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, वो ज़्यादातर लॉजिकल होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकें, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम आपको जो है वो लिखने आने चाहिए। और इस चीज़ को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, इसके लिए मैं आपको जो है तकरीबन 4 या 5 वीडियो होंगी, उसके अंदर हम जो है वो नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। और याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान है कि आप आसानी से जो है वो अच्छे मार्क्स उसके अंदर गेन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके पास नॉमेनक्लेचर्स है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स है। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स आती होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो नॉमेनक्लेचर की बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखेंगे और बहुत आसान होंगी। आपने सिर्फ जो है वो और इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपको मज़ा भी आएगा जब आप इसको करेंगे। तो इसको अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, मुख्तसर करके मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो कंपाउंड्स के सोर्सेज होते थे वो 2 होते थे। ठीक है, पहली सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो होती थी वो होते थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे, जैसे जो है वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पौधों से, जानवरों से हम जो है वो हासिल कर लेते थे। और कुछ हमारे पास जो कंपाउंड की सोर्सेज थी वो हमारे पास इनऑर्गेनिक थी, यानी जो बेजान चीज़ों से हम हासिल करें। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्स है वो आमतौर पर जो है वो नॉन लिविंग चीज़ें ही हैं, पत्थर हैं, और उससे हम हासिल कर लेते हैं। तो पहले जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि हमारे पास वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो हमारे पास नॉन लिविंग से हासिल होते थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो जो लिविंग से हासिल होते थे तो उनको हम कह देते थे कि भाई ये जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, और जो नॉन लिविंग से आती वो कहते थे हम इनऑर्गेनिक थे। ठीक है, और उसके बारे में एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आप ये कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि उनके सेल के अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो उनको इन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। यानी कभी भी आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि एक फ़ोर्स होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, और वही फोर्स जो होती है सबब होती है इन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी वो वाइटल फोर्स हुई थी। लेकिन एक साइंटिस्ट जिनका नाम होला था, और उन्होंने 1960 के अंदर उन्होंने जो है वो अमोनियम साइनाइड के ज़रिए, अमोनियम साइनाइड इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स, यानी नॉन लिविंग से हम उसको हासिल करते हैं। तो अमोनियम साइनाइड से उन्होंने लैब के अंदर एक कंपाउंड, किसको कहते हैं, यूरिया। तो यूरिया को उन्होंने क्या कर दिया, लैब के अंदर क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। यूरिया आमतौर पर यूरिन के अंदर, जानवरों के यूरिन के अंदर ये यूरिया होता है। और ये जो जाहिर बात है यूरिन जो है वो जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वो अमोनियम साइनाइड था, अमोनियम साइनाइड से उन्होंने लैब के अंदर प्रिपेयर किया। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट को ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी,
कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको कभी भी आप नॉन लिविंग सोर्स से ड्राइव नहीं करते। ये थ्योरी आपके पास क्या हो गई, फेल हो गई। और जब ये थ्योरी फेल हुई तो हमारे पास फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर डेफिनेशन ये बनी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब जो उसमें जो डेफिनेशन बनी वो अब क्या बनी वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हिस्सा इसका है वो है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एक तो हाइड्रोजन हो, वो, और दूसरा जिसके अंदर क्या मौजूद हो, कार्बन आपके पास क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, ये बुनियादी हमारी डेफिनेशन बनी। जो चेंज आई, पहले तो ये था कि जो लिविंग से होंगे वो जो है ऑर्गेनिक होंगे, जो नॉन लिविंग से होंगे इनऑर्गेनिक। नहीं, अब उन्होंने डेफिनेशन मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी, क्योंकि यूरिन को भी हमने नॉन लिविंग से सिंथेसाइज कर लिया था। तो क्या ये भी जो है वो आपका जो है वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉन लिविंग से हासिल किया है। तो फिर ये बुनियादी डेफिनेशन में चेंज हुआ, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। और इनसे मिलके जो भी चीज़ें, जो भी नए कंपाउंड्स बनेंगे वो हमारे पास जो होंगे वो, जैसे मिसाल के तौर पर CH3Cl है, ये कंपाउंड है, आमतौर पे ऑर्गेनिक लैब के अंदर यूज़ होता है। अब इसमें देखें ये जो है वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ हुआ, यानी मज़ीद जो इनके हाइड्रोकार्बन से मिलके जो कंपाउंड ड्राइव हुए हैं, उन हाइड्रोकार्बन से जो मिलके भी जो कंपाउंड जो मिले हुए बनेंगे उनके भी डेरिवेटिव्स जो होंगे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही शामिल होंगे। और इसके बाद देख लें एक्सेप्ट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन से कहते हैं कि होना तो इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं। जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो गया। क्यों? CaCO3। अब आप कहेंगे डेफिनेशन के मुताबिक तो इसमें कार्बन मौजूद है, तो ये जो है इसके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए कि इसको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन लिविंग से हासिल हुआ है। तो बुनियादी डेफिनेशन तो अभी भी वही है कि लेकिन वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो वो जो है वो एक कैटेगरी बन जाएगी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उनमें सिर्फ एक्सेप्शन डाल दी, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहें कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से जो बुनियादी चीज़ हमें बनी वो क्या बनी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और एक्सेप्शंस। ठीक है, अब हम जो है वो नॉमेनक्लेचर्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले देख लें, आज हम बहुत बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए कि हमारे पास, याद रखें, हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ कार्बन, इसके अंदर बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर बहुत सारे जो ह्यूमंस आपके पास जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरह से इस कायनात के अंदर जो है बहुत सारे ज़मीन के खत्ते जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने उनको क्या किया, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमने उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया हुआ है, तो उसको फिर हम जो रिकग्नाइज़ करते हैं उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको क्या करते हैं, हम रिकग्नाइज़ करते हैं। अब कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं। अब उनमें से जो 3 बेसिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जो अभी हमने हाइड्रोकार्बन का, अल्कीन
और अल्काइन। ये जो 3 बेसिक कंपाउंड्स हैं, इन 3 बेसिक कंपाउंड्स के बारे में हम सीखेंगे। इनके नाम को पढ़ना सीखेंगे, इनका हम फार्मूला देखेंगे, और अगर यही 3 कंपाउंड आपको आसानी से समझ में आ गए तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके पास आगे आने वाले कंपाउंड है वो भी फिर आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखें, आपके पास जब भी हम नॉमेनक्लेचर्स को देखते हैं, नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, देखिए जब भी नेमिंग ऑफ कंपाउंड को लिखते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक पार्ट है वो ये होता है कि अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख रहे हैं, ठीक है जी, एक फ़र्ज़ करें, एक जो है वो एक मैंने कंपाउंड लिख दिया C4H8, ये मैंने कंपाउंड लिख दिया। मैंने आपको कहा है कि आपने जो है वो इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपने बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि इसके अंदर आपके पास जो है वो पहली जो सबसे अहम चीज़ जो सारे कंपाउंड के अंदर सिमिलर होगी वो ये होगी कि कार्बन के एटम्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है वो पहला स्टेप होता है आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। तो अब नेमिंग रखने के लिए हमने जो नाम दिया है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन मौजूद है तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं METH, मैथ का वर्ड यूज़ करते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरा जो है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास 2 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एथ का। ये चीज़ अब आप लोगों ने याद करनी है, नाम अगर आप लिखना चाहते हैं। अगर 3 आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्रॉप का वर्ड, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 4 अगर हैं तो आपके पास जो होता है वो ब्यूट का होता है। ठीक है, और अगर 5 हैं तो ये आपके पास जो होता है वो प्रॉप होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पास, सॉरी, ये पेंट कहते हैं 5 को, PENT, पेंट 5, और 6 हैं तो उसको कहते हैं कि ये हेक्स है। अगर 7 हैं तो उसको हम कहेंगे हेप्ट है, और अगर 8 है तो उसको हम कहेंगे ऑक्ट है। अब इसमें ज़रा एक चीज़ देख लीजिए कि आमतौर पर जो हम इसमें यूज़ होते हैं ना ज़्यादातर, वो तकरीबन जो है 6-7 यूज़ होते हैं, ज़्यादातर 4 या 5-6 मैक्सिमम 6 तक। और ये 4 ये जो है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेंट 5 ये तो पता ही है आपको, हेक्स 6 होते हैं, पता है आपको। ये 4 सबसे अहम है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ये आमतौर पर आपको आने चाहिए, क्योंकि यही वो नहीं होते हैं जो आमतौर पे बच्चे जो होते हैं वो याद करने में मसला होता है। तो सबसे पहले इन 4 को याद कर लें आप। पहला कार्बन मैथ, दूसरा कार्बन एथ, 3 अगर तादाद है 3 तो प्रॉप, और 4 है तो आपके पास क्या, ब्यूट। तो ये यहाँ से हमारी बेसिक जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले देखें कि आप भी जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो अल्केन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्केन में देख लेते हैं, अल्केन में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो कार्बन मौजूद है, पहली चीज़ तो हमेशा याद रखें कि कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी है वो 4 बॉन्ड्स जो होगा वो लाजमी बनाएगा। पहली चीज़ तो याद रखें 4 बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन तो होगा, और कार्बन के साथ के अलावा जो कोई एलिमेंट अगर मौजूद है तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आपके पास जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन है और कार्बन के अलावा जो कुछ होगा वो हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है ना, यानी कि जो है वो अगर आपने एक कंपाउंड, जैसे मिसाल के तौर पर एक कार्बन है, ये सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास क्या है, कार्बन मौजूद है। तो अब कार्बन की बॉन्ड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन है
तो इन तमाम बॉन्ड्स की जगह जो एटम आएगा वो हाइड्रोजन आएगा। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आपका हाइड्रोजन आ गया और यहाँ आपका हाइड्रोजन आ गया। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड अब फ़र्ज़ कर लें, अब इसको हम ये मैं एग्जांपल दिखा रहा। अब फ़र्ज़ करें इसका जो फार्मूला बन जाए वो CH4 बन गया, CH4 बन गया। अब एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 कार्बन के एटम है। कितने एटम है? 2 कार्बन के एटम है। तो अब सबसे पहले देखते हैं 2 कार्बन के एटम है। तो 2 कार्बन के एटम ये मौजूद हैं। तो सबसे पहले याद रखें 2 कार्बन है, तो ज़ाहिर सी बात है ये 2 कार्बन तो आपस में अटैच होंगे ही। तो देखें ये एक कार्बन यहाँ पर आ गया, एक कार्बन, तो एक बॉन्ड तो ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये 2 कार्बन हैं और इनके बाकी जो भी होंगे वो हाइड्रोजन ही होंगे। अब देखें इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। अब देखें ये कार्बन अपनी एक वैलेंसी पूरी कर चुका है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन है, बाकी जो होंगे हाइड्रोजन ने आना है। और असल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, और एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखें कंपाउंड था, 2 कार्बन थे, एक बॉन्ड तो इनके दरमियान आ गई। अब देखें इस कार्बन की पहली बॉन्ड तो ये रही, दूसरी बॉन्ड ये रही, तीसरी बॉन्ड ये रही और चौथी बॉन्ड ये रही, ठीक है। अब इस कार्बन की देख लें, पहली बॉन्ड तो ये रही, दूसरी बॉन्ड ये रही, तीसरी बॉन्ड ये रही और ये चौथी बॉन्ड ये रही, और ये बॉन्ड जो शेयरिंग में इसके और इसके साथ। तो यहाँ जो सबसे अहम चीज़ हमने सीखी वो सीखी कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसमें कितने आपके पास जो हैं वो एटम्स हाइड्रोजन के आगे अटैच होंगे, वो आपने अब इसमें सीख लिया। जैसे अभी कार्बन था, इसमें ज़ाहिर बात एक ये तो 4 आ गए। अब इसमें एक तीसरा कंपाउंड देखते हैं, हम एक तीसरा कंपाउंड देख लेते हैं जिसमें 3 कार्बन है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना देख सकते हैं। अब ये 3 है तो ज़ाहिर बात 3 कार्बन है तो 3 कार्बन तो आपस में अटैच होंगे, 1 2 और ये 3 अटैच होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल ये है कि हर कार्बन के पास जो हाइड्रोजन के एटम्स जाने हैं वो कितने जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्बन है, हर कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो 4 की होती है। तो 4 की है तो इसका मतलब ये मज़ीद 3 बॉन्ड बनाएगा। ये 1 2 1 तो बना चुका है और 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बुनियादी चीज़ क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, बॉन्ड 4 बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा जो कुछ है वो हाइड्रोजन ही है। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इस कार्बन को देख, अब इस कार्बन में मुझे देख के बताइए कि इसमें कितने जो है वो हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो सिंपल सी चीज़ें देखें, एक बॉन्ड तो ये पहले ही बना चुका है, दूसरी बॉन्ड ही बना चुका है, तो अब इसकी कितनी बॉन्ड्स रह गई, इसकी 2 बॉन्ड्स रह गई। एक बॉन्ड यहाँ पर आएगी, एक बॉन्ड यहाँ पर आएगी, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा। अब इस कार्बन की आप बता दें, अब ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये बॉन्ड तो इसकी है, इस कार्बन ने, ये दोनों की शेयरिंग हुई बनी, बॉन्ड तो बनी हुई ना, तो ये शेयरिंग में ये बॉन्ड इसकी भी कैलकुलेट होगी और ये बॉन्ड इसकी भी कैलकुलेट होगी। तो ये आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट आमतौर पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते हैं तो वो ये जो बॉन्डिंग का जो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद है उनको रिप्रेजेंट करने में क्या करते हैं, जो बड़ा उनके साथ प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको दे रहा हूँ 4 कार्बन वाला। तो पहली चीज़ क्या है, 4 कार्बन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन ऐसे फिर अटैच होंगे, और कैसे अटैच होंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हर कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है वो 3 की है, ये 1 बना चुका है तो ये मज़ीद 3 और बनाएगा, 1 2 3। ये कार्बन जो है वो 2 बना चुका है, कितनी बना चुका है, 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, 1 और ये 2 और बनाएगा, ये 2 हो गई, सही है। इसको बना दें ऐसे, और इसी तरह से ये वाला कार्बन जो है वो आपका 2 बना चुका है, और ये कार्बन 1 बना चुका है, तो 1
2 और 3। अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन ही होंगे, तो इसके बाद 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो आज मैंने बहुत बेसिक आपको इसका सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जो आपके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो वो किस बेसिस के ऊपर होता है, उसके अंदर हम एटम्स की तादाद को कैसे जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने बेसिक चीज़ देख ली है कि भाई कार्बन है। अब आपको 5 ही बोले जाएंगे तो 5 ही बना लेंगे आप। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो है वो अल्केन की नेमिंग्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अब जो है वो अल्केन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अल्केन को देख लेते हैं। पहली चीज़ देख लेते हैं, इसको हम यूँ करके लिख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो, अच्छा इसमें अल्केन के बारे में कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। क्या है अल्केन के बारे में, सबसे पहले अल्केन में याद है, अल्केन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होती हैं। सिर्फ क्या होती हैं, सिंगल बॉन्ड होती है, हमेशा सिंगल। जब भी आपको हाइड्रोकार्बन है, आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रही है, तो आप समझ जाइए हमारे पास अल्केन है। अल्कीन में आपके पास क्या होती है, डबल बॉन्ड होती हैं। अभी ये मैं आपको ड्रॉ भी करके बताऊंगा। और अल्काइन में क्या होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पर पहली चीज़, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो है वो, सबसे पहले हम अभी कार्बन के एक एटम के देख लेते हैं। हम सबसे पहले अल्केन्स को पढ़ रहे हैं, और अल्केन्स में आपको पता है कि भाई इसमें जो होता है वो जो सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है। सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला अल्केन है जिसके अंदर कार्बन की जो एटम की तादाद है वो 1 है। ठीक है, कार्बन एटम की तादाद 1 है। अब जब कार्बन का 1 है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख लेते हैं, जब 1 है तो बाकी जितने भी आएंगे वो यहाँ पर क्या आएंगे, आपके हाइड्रोजन आएंगे, CH4। ठीक है, ये मैंने वह चीज़ बता दी आपको कि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के अलावा सारे। अब इसका जो, ये तो हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिख लेते हैं। कंडेंस फार्मूला बनेगा, जो बनेगा वो आपका CH4। ठीक है, अच्छा अब इसके नेम की तरफ आते हैं। अभी हम नेम, अभी मैं आपको इसका नेम और इसका फार्मूला में भी आपको बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो 2 कार्बन है, ठीक है 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन में देखें, मैंने आपको ये बताया है कि भाई 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जो अटैच होंगे वो इस तरह करके अटैच होंगे। ये आ गया, ये कार्बन अपनी एक बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड्स और आएंगी इसकी, 1 2 और 3। ठीक है, और इसमें एक बॉन्ड बन चुकी है, 1 2 और 3। अब इसका कंडेंस फार्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, अब कंडेंस फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखने। 3 है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा CH3। ये आ गया CH3। ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या होगा, CH3। इसके नेम की तरफ अभी हम आते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बना है वो बना क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो C2 और H6। और इसका जनरल फार्मूला भी आपको बताता है, इसका जनरल फार्मूला क्या। अब इसमें देख लेते हैं 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन का मतलब ये 3, 1 2 और 3, ये 3 इस तरह आएंगे। ठीक है, अब अल्केन है, अल्केन में सारी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब क्योंकि कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन इसके आ गए। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, और 2 बॉन्ड्स और आ जाएंगे इसकी, और इसी तरह से एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड ये। इसका कंडेंस फार्मूला लिख लेते हैं। अब ये कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, ये कार्बन है, इसके साथ 2 हैं, तो ये आ जाएगा CH2। और ये आपके पास क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा CH3। और जो फार्मूला बना वो ना C3 और H8, C3 और H, ये आपका जो है वो। अब इसके बाद 4 आ जाएंगे, 5 तक मैं आपको करवा देता हूँ, फिर मैं इसके 4 में अब आपको पता है कि भाई 1 2
पहले तो ये चारों के चारों कार्बन आ गए, तो बाद 1 2 3, ठीक है। अब सबसे अहम चीज़ यही होती है कि हाइड्रोजन के एटम्स को अटैच करना कि किस कार्बन में कितने एटम हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि ये कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है, 2 बॉन्ड्स इसकी बची हैं, तो ये 2 बॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये कार्बन जो है इसकी 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये 2 बॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरह से ये जो कार्बन है इसकी 1 बॉन्ड बन चुकी है, 3 बॉन्ड रही हुई हैं, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसका जो फार्मूला बनेगा वो CH3 होगा, फिर CH2, फिर CH2 और फिर आपके पास जो है वो CH3 बन गया, और फार्मूला जो बना वो बना C4H8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं कि कभी आपको अल्केन का कोई फार्मूला पूछ ले क्या है तो वो क्या देगा। सबसे पहले देखें, इसमें देखें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। ये देखें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इस स्ट्रक्चर में देखें ये कार्बन है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। हर कार्बन यानी जितने कार्बन हैं उसके जो हाइड्रोजन है उसके, यानी अगर ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, यानी हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम की तादाद है वो आपके पास क्या है, डबल है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ पर देख लें, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के बाद 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पर देखें एक कार्बन के साथ हर कार्बन, तो यहाँ आप एक ट्रेंड देखें कि अल्केन्स के अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन के तादाद है वो आपके पास डबल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला बना वो क्या बना, CnH2n। अब इस फार्मूले को समझ लें, क्या कार्बन जितने होंगे, अगर n कार्बन अगर आपके पास 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे आपके पास, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन जो है वो 2 हो जाएंगे। ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर कार्बन जितने, हाइड्रोजन जो है उसके डबल है। अब यहाँ कार्बन कितने, 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहाँ 2 है तो ये 2 to the 4, तो यहाँ देखें हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाएगी, C2H4। तो ये आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अगर जो है वो कार्बन जो है वो 3 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 to the 6 आ जाएंगे, हो गई। अब एक चीज़ आपके ध्यान में आ रही होगी कि इनका क्या, इन 2 हाइड्रोजन का क्या होगा। तो इसका मतलब देखें ये है कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो हैं और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी हैं। या देखें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो हैं लेकिन उसके साथ 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी हैं। हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हुआ +2 हम यहाँ पे लगा देंगे। +2 का मतलब, अब इस फार्मूले को समझ लें क्या है। इस फार्मूला क्या है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, और डबल होने का मतलब 2 है तो 4, और उसके 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन में 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन में यहाँ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ देख लें ये फार्मूला बन जाएगा का सॉरी ये तो अभी यहाँ तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, +2 हो जाएगा तो ये आएगा CH4 हो जाएगा, सही लगाया हमने। और इसी तरह से जब यहाँ पर ऐड होगा तो ये आ जाएगा C2H6। इसी तरह से जब इसमें आएगा तो ये हो जाएगा C3H8। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल, और 2 हाइड्रोजन जो होंगे उसके अंदर एक्स्ट्रा भी मौजूद होंगे। तो अब यही चीज़ इसमें देख लेते हैं। देखेंगे जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये अल्केन का फार्मूला आपने याद कर लिया। अब यहाँ देखें n की वैल्यू 1 है, ये हमारे पास n है, n की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है। देखिए जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 2, तो ये बन जाएगा हमारा CH4। तो ये क्या बन गया,
N इजिकल टू 1, तो ये बन गया आपका CH4। ठीक है, यानी जितने कार्बन है और हाइड्रोजन उसके डबल, तो ये बन जाएगा आपके पास ओके। अब यहाँ देखें N की वैल्यू 2, जब N की वैल्यू 2 का मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल 4 और 2 इसमें ऐड भी 6, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल और 2 ऐड भी है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल और 2 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड भी जाएंगे, तो ये बन जाएगा C4 और H10। ठीक है, अब आपसे पूछता हूँ N की वैल्यू 5 है, तो N की वैल्यू 5 होने का मतलब क्या है, N तो 5 है, हाइड्रोजन क्या होंगे उसके डबल, डबल का मतलब 10 और उसमें 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब N की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा C6 और ये हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा 12, यानी कार्बन कितने 6 तो उसके डबल, तो ये हो जाएगा आपका जो 12, 12 + 2 14। जब N की वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा आपके पास 14, 14 और 2 16। अगर आपके पास 8 है तो क्या बन जाएगा C8, 18, 16 और 2 आपके पास क्या हो जाएंगे 18। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने ये सीखा कि अल्केन जो है उनके अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है। अब इसके नेम की तरफ आते हैं। अब देखिए, नाम बताने के लिए हमेशा याद रखें, नाम बताने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। अल्केन का नाम बताने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखें, अगर मैंने आपको बताया अगर जो है वो कार्बन 1 है, अब देखें इसके 2 हिस्से बन गए आपके, अल्केन, अल एन। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने देखा था अल्कीन है, तो अगर उसको लेंगे तो वो बनेगा अल ईन। ठीक है, और आइन, अल्काइन। ठीक है ना, ये मैं इधर लिख देता हूँ, अल्केन है एक, तो अल्केन है, ठीक है, अल्कीन है, और तीसरा हमारे पास क्या है, अल्काइन है। अब ये 3 किस्म के कंपाउंड हैं, या तो वो एन होगा, या वो ईन होगा, या वो क्या होगा, आइन होगा। ठीक है, अब एन, ईन और आइन बताने के लिए आपने हाइड्रोजन को देखना होता है। किसको देखना होता है, हाइड्रोजन को देखना होता है। हाइड्रोजन बताता है कि ये एन है, ईन है, या फिर क्या है, आइन है। ये भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, एक कार्बन है, ये देखा मैंने, एक कार्बन है, तो एक कार्बन देखा तो मुझे पता है एक कार्बन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो मैथ का वर्ड यूज़ करते हैं, METH, मैथ। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एथ का वर्ड यूज़ करते हैं, ये एथ लगा दिया। 3 कार्बन है तो इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप यूज़ करते हैं, प्रॉप लगा दिया। 4 है तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, ब्यूट लगा दिया। 5 है तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर पेंट लगा दिया। 6 कार्बन है तो यहाँ मैंने लगा दिया हेक्स लगा दिया। और 8 कार्बन है तो ये 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन है तो ये हो जाएगा ऑक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन की एटम की तादाद से पहला हिस्सा आपने बता दिया। अब उसके बाद देखें, ये एन है, ईन है या आइन है, तो ये चीज़ जो बताता है वो आपको हाइड्रोजन बताता है। तो याद रखें कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हो और 2 एक्स्ट्रा भी हो। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हो और 2 एक्स्ट्रा भी हो। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल भी हों और 2 एक्स्ट्रा भी हों। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल भी हों और 2 एक्स्ट्रा भी हों, तो ऐसो को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्केन है, यानी उनका जो ग्रुप है वो एन का है। तो अब यहाँ देखें, जितने कार्बन है, एक कार्बन है हाइड्रोजन के डबल हैं और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो हम लगा देंगे, ये बन जाएगा मीथेन। तो ये एन वाला हिस्सा है, ये आपको जो है हाइड्रोजन का रेशो बताता है कि किस रेशो के साथ आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर देख लें, जितने कार्बन है हाइड्रोजन इसके डबल 4 और 2 एक्स्ट्रा भी हैं। तो अगर ऐसा कोई रेशो हो
डबल वाला और 2 ऐड वाला वे, तो ये आपका एन वाला रिलेशन बनता है। तो हम यहाँ लगा देंगे एन। कार्बन कितने 3, तो जो है वो आपके पास हाइड्रोजन कितने होंगे 6 और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो हमें लगा दिया ये हमारे पास एन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने 4 हैं, कार्बन कितने 4 हैं, हाइड्रोजन इसके डबल हैं 8 और 2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो हम यहाँ देगा एन। ब्यूटेन, पेंटेन है तो ये 5 एन आ जाएगा। अब ये आपका हेक्सेन हो जाएगा और ये हेप्टेन हो जाएगा और ये जो है आपका ऑक्टेन हो जाएगा। तो इसमें अल्केन का जो है वो हमने नाम लिखना इसमें सीख लिया कि अल्केन में जो है वो क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है उसमें आपने देखना होता है कि इसके अंदर जो है वो एटम की तादाद का रेशो के। अब मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ उसमें आपने बताना है कि ये अल्केन है या नहीं है। C4H7 सबसे पहले देखें ये अल्केन है या नहीं है। अब अल्केन के लिए क्या था कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल होना चाहिए। तो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो वो रेशो मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, तो ये आपके पास अल्केन नहीं है। C4H8 इसको देख लेते हैं, क्या ये अल्केन है। कार्बन कितने 4, तो हाइड्रोजन कितने होने इसका डबल और 2 ऐड भी होना चाहिए, तो ये भी आपके पास अल्केन नहीं है। C4H10 अब यहाँ देख लें, कार्बन क्या है 4 हैं तो हाइड्रोजन इसके डबल 8 और 2 एक्स्ट्रा भी हैं इसके अंदर 10, तो ये हमारे पास अल्केन है। अब इसमें देख लेते हैं C7H16 क्या ये अल्केन है, देख लेते हैं। कार्बन कितने 7 तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 14 और 2 एक्स्ट्रा भी 16, तो ये आपका अल्केन है। C8H14 इसमें देख लें, क्या ये आपके पास जो है वो अल्केन है। तो कार्बन क्या है 8 हैं तो कितना हो जाए 16 और +2, तो ये अल्केन नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखें C3H8 क्या ये अल्केन है। C3H8 इसका मतलब क्या है 3 कार्बन तो हाइड्रोजन उसके डबल 6 और 2 एक्स्ट्रा, तो ये अल्केन वाला फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमें पता लगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल अल्केन है या नहीं। अब हम इसके नाम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इसी का नाम लिख लेते हैं, ये जो है अब इसका नाम मैंने पूछा C3H8। अब इसको रट्टा नहीं लगाना, अब आपने बताना है। सबसे पहले देखा कार्बन, इसके 2 हिस्से हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन में क्या है आपके पास कितने कार्बन है 3, तो आपने लग दिया ये आपके पास क्या प्रॉप हो गया। ठीक है, अब क्या ये अल्केन है या अल्केन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें देखें ये अल्केन है, और अल्केन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एन का वर्ड यूज़ करते हैं, आखिर वाला एन हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो आसान सा तरीका होता है, कार्बन को देखें और हाइड्रोजन को देखें और फिर आपको अब ये लिख लेता हूँ मैं C8H18। तो अब यहाँ देख लें कार्बन कितने 8 हैं, तो ये हो जाएंगे ऑक्ट। अब पहली चीज़ ये अल्केन भी है या नहीं है, तो देख लेते रेशो, हाइड्रोजन का रेशो। तो H16 16+2, तो ये अल्केन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अल्केन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल का मतलब 16 और 2 18, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 18, तो ये बन गया हमारे पास ऑक्टेन। तो ये हमारे पास बन गया ऑक्टेन। अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं, इसका नाम अब बताना है आपने क्या है। C4H10। तो यहाँ देख लेते हैं ये कितने 4 हैं, तो ये जगह ब्यूट, और हाइड्रोजन के डबल हैं और 2 ऐड भी है, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन। ये बन गया आपका ब्यूटेन, ये बन गया आपका। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेते हैं C2H6 कार्बन कितने 2 हैं, तो ये हो जाएगा एथ। अब अल्केन है या नहीं है, कार्बन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन कितना 4, तो ये जाएगा इथेन। तो ये बन गया हमारा इथेन। तो इसमें हमने जो है वो एक कंपाउंड दिया गया था और हमने जो है वो इसका नाम लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक कोई का नाम लिखा हुआ है और उसका फार्मूला लिखना है आपने।
जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा कि भाई आप जो है पेंटेन लिख के बता दें, पेंटेन का फॉर्मूला बता दें। पहली चीज़ तो भाई ये है कि इसमें क्या है, पेंटेन 5 कार्बन है, तो आपने डायरेक्ट ले जाके C5 लिख दिया, ठीक है। अब ये एन है, एन का मतलब अब दूसरा हिस्सा तो हाइड्रोजन का होता है, अब दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन, अब एन है, तो एन में आपको ये पता है कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं, डबल होने का 5 है तो 10 होंगे, और 2 एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से अब यहाँ पर देख लेते हैं हेक्से ब्यूटेन का मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ब्यूटेन का बता दें क्या है। अब ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा C4, ठीक है। अब हाइड्रोजन बताने एन है, ठीक है। जब एन आपने बताया तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल डबल और 2 ऐड हुए हैं, तो ये हो जाएगा C4H10, ठीक है। अब लिख लेते हैं डिकेन, डिकेन कहते हैं 10 को, तो 310 होगा। हाइड्रोजन 20 + 2, सिंपल सा, तो ये हो जाएगा CH20। और इसी तरह से अब हम जो है वो, अब मैं पूछता हूँ आपसे हेप्टेन बता दें क्या है हेप्टेन। हेप्टेन ये तो आपको नज़र हफ्ता कहते हैं 7 को, तो ये C7 है। अब एन है तो ये हो जाएगा 714 और 2 16, तो ये हमारा बन गया C7 और H16। तो स्टूडेंट आज तक जो है वो हमने जो सीखा है कि अगर हमें जो है वो कोई अल्केन है, तो अल्केन का जो है वो अगर आपको फार्मूला दे दिया जाए तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, और अगर नाम दे दिया जाए तो हम उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो अल्केन के बारे में जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अल्केन में का जो जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर है हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होती है, ठीक है। कार्बन के जो एटम, हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन के जो एटम है वो आपके पास डबल होते हैं, किससे, कार्बन के एटम से, और उसके साथ जो है वो 2 एक्स्ट्रा भी आपके पास हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीख लिया, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला था जो हमने सीख लिया। ये इसका कंडेंस फार्मूला है, ये भी हमने सीख लिया। इसका नाम कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीख लिया, और जर्नल फार्मूला भी हमने इसके अंदर सीख लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको करवा दी है, इसका अच्छी तरह से कर लें। अगर ये चीज़ आ गई तो बाकी के नोमेनक्लेचर्स आपके लिए लिखना क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। सर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अल्कीन्स को जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे।